ऋतिक और स्टूडेंट्स को बोलो ज्वाइन करने के लिए। ओके, प्रिंस नहीं आएगा, और तो आएंगे बेटा। औरों को ज्वाइन करने के लिए बोलो। हर्षित है, सागर है, जीवेश है। इतना अच्छा टॉपिक चलने वाला है और आप लोग क्लासेस मिस कर रहे हो। आप लोगों से मतलब है कि जो नहीं आ रहे हैं वो। गुड आफ्टरनून। आप दोनों ही हो क्या, और कोई नहीं आएगा? पता नहीं। तो पता करो, और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो हर्षित को कॉल करके बोलो, वो आ जाएगा। एटलीस्ट 4-5 स्टूडेंट्स हो जाए तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्लीज हर्षित को या जीवेश को या फिर निशांत है आई थिंक तुम्हारी क्लास में, निशांत को, इनको कॉल करके बोलो कि वो क्लास ज्वाइन करें। जीवेश का नंबर देना मुझे, मैं कॉल करती हूँ उसे।
वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, जो हो वह उन्हीं को पढ़ाता है। एटलीस्ट 4-5 आ जाता तो पढ़ाने में भी मजे आते हैं। हर्षित बाहर है, प्रिंस का नेट नहीं चल रहा है, और जीवेश की क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों की क्लास मुझे लग रहा है बंद करवानी पड़ेगी। हेलो सर वो सर, हाँ सर नमस्ते। सर मैं ये बोल रही थी, बच्चे तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। थर्ड ईयर वाले? हाँ 2 ही आए हैं, अब 2 को क्या पढ़ाऊं? 2 को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाओ। ठीक है सर, ओके, मेरा क्या है। हाँ 2 को पढ़ाओ। ठीक, चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ ये बताइए मुझे कि किसने कहा नोट्स नहीं मिलेंगे कॉलेज से? सागर रिस्पॉन्स करो मुझे। एक सेकंड, तुम 2 ही लोग हो ना, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, तुम दोनों अनम्यूट हो जाओ और आराम से पढ़ो। अनम्यूट हो दोनों के दोनों। गुड आफ्टरनून मैम। म्यूट हो, अब मुझसे बात कर सकते हो तुम दोनों, बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। प्रॉब्लम तो मुझे पता है जो आप बोल रहे हो सागर, ये आपको, अरे बात ये ये मैं नहीं कर है सकती। कि मुझे बोलने, मुझे नोट्स नहीं देने, इतना मुझे पता है। वो आपको कॉलेज से ही मिलेंगे, आप लोग कॉलेज वालों से ही लीजिए। ओके ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है। कल मैंने आपको वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन निकालना बता दिया था, ठीक है। तो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, हम लोग प्रॉब्लम पूछ लेना अपनी मेरी, जहां भी कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो देखिए वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आपकी निकल के आई थी ई साई एक्स टी, क्योंकि एक्स वन डायमेंशनल में है इसलिए, और फिर आया था पी स्क्वायर बाई 2m साई एक्स टी, ठीक है। कल यही निकल के आया था। अब हमें निकालनी है 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके। तो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, अगर वन डायमेंशनल है तो क्या करना है। तो देखिए ई की जगह तो आपको पता है वैल्यू क्या आई थी, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, ये तो ई की वैल्यू आई थी साई एक्स टी, ठीक है, बराबर। अब देखिए पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी क्या होता है, पी भी मैंने बता रखा है आपको, पी इक्वल्स टू होता है माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, यही होता है, ठीक है। क्योंकि पी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर का माइनस, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो आएगा ही आएगा। पी स्क्वायर है इसलिए डेल स्क्वायर में हो जाएगा, बट 3 डायमेंशनल की बात चल रही है तो इसलिए डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये पूरा की पूरा आएगा, ठीक है। अब देखिए हियर, यहाँ भी सही है तो यहाँ भी तो सही होगा ना, दोनों साइड से ही होता है वो तो, ठीक है। हियर डेल्टा
इसे बोलते हैं हम डेल्टा। ये होता है आपका डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई एक्स टी बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इसको हम लिख देंगे डेल। क्या लिख देंगे? डेल। लेकिन डेल क्या है? स्क्वायर में है, तो इसलिए डेल स्क्वायर साई। ये होती है आपकी 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आपको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी। और एनर्जी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं? तो यहाँ तो हम अब तक केवल कौन सी एनर्जी लेके चल रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। बट टोटल एनर्जी तो आपको पता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों में ही होती है। ठीक है, तो देखिए E इक्वल्स टू कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? कैपिटल V। ये कैपिटल V है और ये वेलोसिटी वाला V है। ठीक है, तो उसमें देखो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m क्या कर सकती हूँ? प्लस v। तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह e स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ये आपकी हो जाएगी पूरी टोटल एनर्जी। तो जब आपके पास टोटल एनर्जी इतनी है तो देखिए यहाँ पे ये तो केवल कब था? जब काइनेटिक एनर्जी की थी। लेकिन अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में ही हो तो देखो साई फंक्शन को अप्लाई करो। ई साई बराबर, साई क्या है आपका? वेव फंक्शन। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता करने के लिए या किसी भी पार्टिकल की कुछ भी जानकारी के लिए साई का यूज करते हैं, कल मैंने भी बताया था। फिर आ जाएगा पी स्क्वायर साई अपॉन 2m प्लस वी साई। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि E इक्वल्स टू कितना होता है। देखो थोड़ा बहुत लिख लिया करो, अब आपके पास नोट्स नहीं है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि E क्या होता है, P क्या होता है ना। E होता है आपका आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल T, यही तो होता है E। ठीक है, कल से बता रही हूँ मैं बार बार। और P इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस का आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल x होता था, बट यहाँ पे क्या है? 3D है, तो 3D होने की वजह से डेल यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करिए इसमें। अप्लाई करोगी E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो देखिए आयोटा H क्रॉस डेल ओवर डेल T साई बराबर P स्क्वायर की जगह देखिए माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। ठीक है, साई का साई आएगा और डेल का डेल स्क्वायर हो गया P स्क्वायर की वजह से प्लस साई। ये होती है आपकी 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ बर्थ ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने केवल काइनेटिक कराई थी तो केवल ये स्टेप और ये स्टेप आया था। अब मेरे पास एनर्जी टोटल पोटेंशियल भी होती है किसी किसी केस में, तो वहां मैं प्लस के पोटेंशियल एनर्जी वी कुछ भी हो सकती है आपकी, है ना, और वी और फिर उसको फंक्शन पे भी अप्लाई करोगे साई की फॉर्म में। अब आपका जो ये लास्ट स्टेप जो निकल के आया है इसको कंटिन्यू याद रखना। अगर आपको ये स्टेप याद रहेगा जो मैंने अभी लास्ट में निकाला है तो आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ आपको ये लास्ट स्टेप याद रखना है। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये क्या होता है? ई होता है। ई तो है ये आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी ई साई का साई। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? पी स्क्वायर बाई 2m, यही तो होती है। फिर उस पर साई अप्लाई कर दो और ये होती है। फिर आपको कुछ नहीं याद रखना, E की वैल्यू याद रखनी है ये वाली और P की वैल्यू ये वाली याद रखनी है। आप E और P की वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे मैंने बस साई का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है और तो कुछ भी नहीं किया। P आपको पता है, E आपको पता है, आपको बस ये वैल्यूज पुट करनी है और ये इक्वेशन आपको गेट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन आप सच बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है और ये 3D में है। ठीक है, अब ये 3D में है इसलिए यहाँ पे क्या आया है? डेल स्क्वायर आया है। लेकिन अगर यही 1D में होती तो क्या आ जाता? फिर आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर की जगह आ जाता केवल डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1D है ना, और साई का साई प्लस बी साई। मैं फिर बोल रही हूँ इस इक्वेशन को आप तीनों रट लीजिए, सच बोल रही हूँ, इस इक्वेशन को आप तीनों रट लीजिए, तीनों चारों जो भी हो, है ना, आपको रियल बता रही हूँ, आपको इस एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं फिर, ठीक है। तो आप इसको रट लीजिए, सच में रट लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल होती है, उस पर मैंने साई फंक्शन को अप्लाई किया है, और ई की वैल्यू इतनी है इसको लिख लो, और पी की वैल्यू इतनी है इसको भी लिख लो। आपको ये दोनों चीज याद है तो आप इस वाली इक्वेशन से इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। केवल इतना याद रखना है इस पूरी यूनिट में, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप आगे के जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आप सारे टॉपिक्स कर लोगे, मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, सीरियसली बोल रही हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर हिंदी इंग्लिश मीडियम तो है ही है जो इंटेलिजेंट थी, लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने भी केवल ये इक्वेशन याद कर ली थी, और उनके इसी इक्वेशन को याद करने से उनके आगे के जितने भी क्वेश्चंस थे वो खुद कर लेते थे, मुझे कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। ये एक तरीके से मैथमेटिकल का कहते हैं ना फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपको बस हर कंडीशन में v अलग अलग आएगा। देखो पोटेंशियल तो सेम ही होता है, एनर्जी भी सेम होती है, केवल पोटेंशियल v की वैल्यू चेंज होगी अलग अलग, जैसे कि मैं पोटेंशियल बॉक्स कराऊंगी, पोटेंशियल बैरियर कराऊंगी, उन कंडीशन में केवल v की वैल्यू चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा, और उस v की अलग अलग वैल्यू को रख के बस आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। फिर बोल रही हूँ ये प्लीज याद कर लीजिए, ठीक है। हर्षित आ गए तुम? मैं ये जो लास्ट इक्वेशन निकल के आई है ना, ये इसको याद कर लेना, ठीक है, ये वाली, इसको और इसको, ये दोनों याद कर लोगे, आपकी ये पूरी की पूरी हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और काइनेटिक में आपको पता है p²/2m आता है, पोटेंशियल में v आता है, और मैंने बस साई का फंक्शन को अप्लाई किया है तीनों पे। इसके अलावा e की वैल्यू इतनी होती है तो वो मैंने e की वैल्यू ये रख दी, और p की वैल्यू कितनी होती है ये, तो ये रही टेल स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने ये रख दी है, और वी साई का वी साई है। फिर अगर वन डायमेंशनल में है तो डेल स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर कर दोगे, बस इतना याद रखना है, ओके, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये इक्वेशन आप लोग अपनी कॉपी की एक साइड में लिख लीजिए, और देखिए थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, आप नोट्स मिलेंगे जब मिलते रहेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि आपको आना चाहिए, ओके। और नोट्स की आप लोग सर से बात कीजिए, सर दे देंगे आपको नोट्स, मैंने सर को सेंड कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये तो थी आपकी क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन, बट बेटा आपको पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में जो वेव फंक्शन होता है उसमें आपका पोजीशन भी आता है और टाइम भी आता है। तो अब आपकी दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होती है टाइम डिपेंडेंट। आपका जो सिलेबस है, आपका क्या बल्कि मेरा भी जो है, मैंने भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा है अब तक जितना भी एमएससी तक, वो मैंने टाइम इंडिपेंडेंट पे पढ़ा है, टाइम डिपेंडेंट पे बहुत कम पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि वो आगे जब हम एज ए साइंटिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो वहां टाइम डिपेंडेंट रिलेशन आता है। आपको केवल टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ रहा है कि टाइम जो है वो उस पर डिपेंड, वेव फंक्शन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक चीज और बोली थी लास्ट टाइम कि जो भी मैं आपको कराऊंगी वो उस इक्वेशन से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले दो टॉपिक ऐसे हैं, एक तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक है आपका कि साई आरटी, इस वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। केवल ये दो टॉपिक ऐसे हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, उसमें केवल वही इक्वेशन अप्लाई होगी जो मैंने आपको अभी भी लिखाई है, ठीक है। तो देखिए देखिए सबसे पहले आपका टॉपिक है अब आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टॉपिक है आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आप लोग प्लीज क्लास को है ना टाइम से ज्वाइन कीजिए,
क्योंकि है ना कोई 11:15 पे आ रहा है, कोई 11:10 पे आ रहा है, आई डोंट लाइक इट, मतलब 12 पे, ठीक है। तो ये काम मत कीजिए। हेलो आशी, आशी देखो आप लोग कंटिन्यू लोगे क्लास तो बेटा आपको समझ में भी आएगा, है ना। आशी और छवि मैं आप दोनों से ही बोल रही हूँ, आप प्लीज क्लास को रेगुलर रखो, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वो रेगुलर ही हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और जो आपका निकल गया है उसको अपने दिमाग में से निकाल दो कि हमारा निकल चुका है, इसलिए हमें आगे का समझ नहीं आ रहा है, ठीक। ओके, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको सब समझ में आए। ओके, ठीक है। देखिए, तो मैंने कहा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि आज कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं तो मैं एक चीज उनको बता देती हूँ। देखिए, मैंने अभी तक जो पढ़ाया मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तुम छोड़ दो। तुम बस इतना याद रखोगे ये श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। देखो बेटा, मैंने सबसे पहले इनको एक चीज बताई थी कि एक वेव फंक्शन होता है साई आर टी, ठीक है। इस वेव फंक्शन का मतलब क्या है? वेव फंक्शन को हम शो करते हैं साई से। किससे शो करते हैं? साई से। और साई जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आपकी पोजीशन पे और एक आपके टाइम पे, ठीक है। एक पोजीशन पे और एक टाइम पे, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ बस, पोजीशन पे डिपेंड करता है और टाइम पे। अब इसका मतलब क्या है साई का? साई से अगर हमें कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल से रिलेटेड हमें जितनी भी जानकारी चाहिए, फिर हमें चाहे मोमेंटम निकालना है, चाहे वेलोसिटी निकालनी है, चाहे हमें उस पार्टिकल का एनर्जी निकालनी है, हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्वांटम क्वांटम जो सब्जेक्ट है उसमें उस पार्टिकल की जानकारी को पता करने के लिए, उस पार्टिकल के बारे में पता करने के लिए एक फंक्शन दिया। किस साइंटिस्ट ने? श्रोडिंगर ने। उन श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने एक फंक्शन दिया जिसका नाम है वेव फंक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। साई में आपकी दो होते हैं, पोजीशन और टाइम, ठीक है। तो साई जो है वो किस किस चीज का फंक्शन है? पोजीशन और टाइम का। अगर आपको साई के बारे में पता है तो आप किसी भी पार्टिकल की वेव फंक्शन का पता होते ही आप उसके बारे में कोई भी नॉलेज फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो नॉलेज कैसे फाइंड आउट होती है? मैंने लास्ट क्लास में बच्चों को ऑपरेटर्स पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? उस ऑपरेटर्स में मैंने वेव फंक्शन बताया था। वेव फंक्शन को ऊपर कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हैं, उससे हमें उसके बारे में पता चलता है। कोई बात नहीं है, आपको नहीं पता, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतना पता करो कि इस अगर वेव फंक्शन के बारे में हमें पता है किसी भी पार्टिकल की, तो हम उस पार्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं, और उसे दिया था श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने। अब श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इस वेव फंक्शन से रिलेटेड एक इक्वेशन और दी थी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके जब उन्होंने 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दो टाइप की इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको पता है एनर्जी कितनी होती है? E। और एनर्जी टोटल E जो है वो दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, होती है कि नहीं? अब देखिए, एनर्जी पे इस वेव फंक्शन को साई को अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? p²/2m, यही तो होती है। और इस पे भी अगर हम इस पे साई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पे भी साई का मल्टीप्लाई होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे भी साई का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए, लास्ट क्लासेस में मैंने बच्चों को ये भी बताया है, जो वैल्यू निकल के आती है आयोटा h क्रॉस एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। डेल ओवर डेल टी पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो वहां से एनर्जी आती है, ओके। और अगर यहाँ p जो है वो होता है माइनस का आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल x, ठीक है। तो ये 1D के लिए बता रही हूँ, तभी तो मैंने x यूज किया है। अब देखिए, ये दोनों चीज यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, E की जगह आयोटा h क्रॉस डेल ओवर डेल टी, ठीक है। साई का साई, ओके। साई किसका फंक्शन है आपको पता है? आर और टी का, ठीक है, बराबर, ओके। पी की जगह स्क्वायर है ना, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, फिर आयोटा का भी स्क्वायर करोगे तो माइनस आ जाएगा, आ गया। एच क्रॉस का स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर, और फिर इसका करोगे तो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, 2m एज इट इज, ये हो गया साई, ठीक है, प्लस v साई एज इट इज, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। अब आपको दो ही चीज याद रखनी है इस चैप्टर में, एक तो ये वेव फंक्शन किस किस का फंक्शन होता है? पोजीशन और टाइम का। और दूसरी चीज ये श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि आपके श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ये मैंने उन बच्चों को कराया है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, ओके, या फिर कुछ लेट भी ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपको बस इतना ही याद रखना है। अगर आपको ये याद हो जाता है, केवल एक तो ये वेव फंक्शन है और ये श्रोडिंगर इक्वेशन,
दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि ये तो था वन डायमेंशनल में, इसलिए हमने डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर यूज किया। लेकिन अगर यही 3D में हो तो ये हो जाएगा, देखिए 3D में टाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो जैसे टी है टी ही रहता है, फिर ये हो जाएगा साई आर टी। सॉरी बेटा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x आएगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ 3D है तो r आएगा, क्योंकि r इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, बराबर माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1D था इसलिए मैंने केवल एक बार x के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन 3D की बात होती है तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ओके। फिर अगेन साई प्लस वी साई, बस। अब ये जो है इसको हम डेल स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यानी कि इस इक्वेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इस पूरे की जगह आ जाएगा डेल स्क्वायर, क्योंकि 3D में है, ओके। डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, बस। आपको ये 2-3 चीज याद करनी है, ये ओके। जब 1D में है तो क्या और 3D में है तो क्या, बस। उसके बाद आपका आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे, ओके, ठीक है। थोड़ा सा ये और ये इन दोनों को लिख लो बस, इक्वेशंस को। देखिए हो गया। अब टॉपिक क्या है आपका, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि टाइम पे डिपेंड ना करे। मैंने क्या कहा, एक ऐसी श्रोडिंगर इक्वेशन, जो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी ना श्रोडिंगर इक्वेशन, वो अगर टाइम पे डिपेंड ना करे, मतलब टाइम की उस पर कोई डिपेंडेंस ही ना हो, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि वेव फंक्शन जो है साई, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, आर पे और टी पे। अगर हम इस वेव फंक्शन में से टी का फंक्शन जो है टी हटा दें, है ना, अब डायरेक्टली तो नहीं हटा सकते, तो यानी कि क्या प्रोसेस होगी जिसकी वजह से उसमें जो वेव फंक्शन है उसमें वेव फंक्शन में से टाइम का जो टाइम की डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए बेटा हम वेरिएबल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो उस कंडीशन में हम वेव फंक्शन को ऐसे मान सकते हैं कि वेव फंक्शन जो है साई आर टी, सेपरेशन मेथड लगाएंगे और सेपरेशन मेथड में क्या लिख देंगे कि वेव फंक्शन जो है ना वो एक तो साई आर का फंक्शन है और एक फाई टी का फंक्शन है। दो टाइप के फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है क्या, आपका वेव फंक्शन। और हमें केवल डिपेंडेंस किस पे चाहिए, इस पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि मतलब ही क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम नहीं होना चाहिए, तो हमें ये खत्म करना है, मतलब समझ पे आया। अब देखिए आगे, आगे देखिए, वेव फंक्शन को तो आपने दो टाइप से मान लिया, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, अभी अभी बताइए मैंने, आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई आर टी बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी साई आर टी, यही होती है, अभी अभी पढ़ के आए हो श्रोडिंगर इक्वेशन, ये होती है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करनी है, साई आर टी की वैल्यू पुट करनी है, ओके। तो लिखिए पुट वैल्यू ऑफ साई आर टी, क्या थी साई आर टी की वैल्यू, देखिए आयोडा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई आर फाई टी, यही वैल्यू थी, ठीक है। फिर देखिए माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर, इसकी जगह क्या था, फिर से वही साई आर फाई टी प्लस वी साई आर
5 यही था, कुछ नहीं किया है, साई आर टी की मैंने वैल्यू रखी है। ओके, अब देखिए ये किसका फंक्शन है, टी का, तो यानी कि साई आर तो उसमें कांस्टेंट की एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो साई आर डेल फाई टी अपॉन डेल टी, ठीक है, बराबर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए ये डेल है ना, तो यहाँ टी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में होता है ये, और आर का फंक्शन है, तो फाइव टी इसमें ऐसे बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डॉट साई आर, ठीक है, प्लस वी साई आर फाइव टी। ओके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखिए डिवाइडिंग both side by psi r phi t, दोनों साइड psi r phi t का डिवाइड करने पे, ठीक है। तो देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नोट्स आप लोग सर से ले लेना, मैं फिर बोल रही हूँ बार बार, ये सब नोट्स में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप psi r phi t से डिवाइड करोगे तो देखिए psi r से psi r कैंसिल, तो phi t नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा h क्रॉस 1 अपॉन phi t, और ये एज इट इज रहेगा डेल phi t अपॉन डेल t। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखिए यहाँ माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 है, फिर देखिए ये फाई टी है, फाई टी से फाई टी कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साई आर, और ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साई आर, ठीक है, प्लस वी वी, और ये साई आर फाई टी से साई आर फाई टी पूरा कैंसिल। आ गया ये स्टेप समझ में, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें पता है कि आपका जो LHS है वो T का फंक्शन शो हो रहा है, और RHS जो है वो R का फंक्शन शो हो रहा है। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि T जो है, सॉरी LHS जो है, ये LHS जो है वो एक T का फंक्शन है, और RHS जो है वो R का फंक्शन, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये भी किसी कांस्टेंट के इक्वल हो और ये भी किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। जब ये दोनों ही किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे, उसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। बट इक्वेशन से तो हमें अलग दिख रहा है कि ये टी का फंक्शन है और RHS आपका आर का फंक्शन है, तो डेट मीन हमें इसको एक कांस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। किसके बराबर रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा वो कैसे पता करेंगे हम, तो देखिए ये जो है इसकी जो डायमेंशन है LHS की डायमेंशन जो है बेटा वो एज ए एनर्जी शो हो रही है। क्या शो हो रही है, एज ए एनर्जी, यानी कि ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एज ए एनर्जी। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आयोटा H क्रॉस 1 ओवर फाई टी डेल फाई टी अपॉन डेल टी, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये इसकी जो डायमेंशन है वो एनर्जी जैसी है, दैट्स व्हाई इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया, एनर्जी के इक्वल लिख दिया। जब मैं इसको एनर्जी के इक्वल लिख दूंगी तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रखूं, तो देखिए इसकी जगह क्या लिखूं, E, और ये एज इट इज प्लस P, ठीक है। अब क्या करोगे, अब साई आर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई साई आर, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, E साई आर बराबर साई आर से साई आर कैंसल, क्या रह जाएगा, केवल डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी साई आर। आप देख सकते हो इस फंक्शन में कहीं भी टाइम नहीं है। मैंने क्या कहा, इस फंक्शन में कहीं भी टाइम नहीं है, दैट मीन ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम नहीं है। ओके नहीं है ना इसमें कहीं भी टाइम, तो ये आपकी किस टाइप की इक्वेशन हो गई? श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन है या नहीं? नहीं बेटा मैं नहीं दे सकती नोट्स आपको। ठीक है, देखिए ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, और तीनों में ही साई आर फंक्शन आ रहा है, यानी कि टी फंक्शन है ही नहीं कहीं। तो ये हो गई आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ में आया? ये हो गई आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ओके नाउ पहले आप लोग क्लास रिज्वाइन कीजिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है।